तो आज बेटा हम ना करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिजन्स। पहले जरा एक छोटा सा नमूना देखिए, एक जरा इधर आ जाइए। ये सभी बॉल्स ना डिफरेंट हैं बेटा, जोड़ी नहीं हुई आपस में, अलग अलग हैं सारी की सारी बॉल्स, सभी सेपरेट हैं, कोई इनमें ग्लू नहीं लगा हुआ, सेपरेट है, लेकिन इनका मास सबका सेम है। एक बॉल को उठाएं तो इधर एक ही बॉल बाहर आती है, दो बॉल्स उठाएं दो ही निकलती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तीन उठाएं तो क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। अगर तीन उठाएंगे तो क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं जिन बच्चों को समझ है कि क्या होगा। तीन बॉल्स उठाने पे उधर भी तीन ही निकलेंगी, तो ये सेंटर वाली बॉल जो है ना, इसको उस तरफ ज्वाइन करना पड़ेगा तीन बनने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक आज का 5 स्टार है, तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें एक बॉल को राइट को खींचा तो लेफ्ट को भी राइट एक ही बॉल निकलती है और वापस फिर एक बॉल वापस आती है, तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है दैट लाइज इन द टॉपिक कोलिजन्स। तो टॉपिक बेटा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर आपकी तरफ से मुझे कुछ ना कमिटमेंट, कुछ प्रॉमिस चाहिए। पहला, आपने वीडियो को एंड तक केयरफुली देखना है। सेकंड प्रॉमिस, आपने जो भी कंटेंट्स इस वीडियो में आएंगे, जो भी रिटन वर्क आएगा, डेरिवेशन आएंगी, उनको प्रॉपरली साथ साथ में ही नोट डाउन भी करना है। थर्ड प्रॉमिस, आपने इन डेरिवेशंस को अपने लेवल पे लर्न करके खुद से भी लिख के देखना है। फोर्थ, जितने भी क्वेश्चंस असाइनमेंट्स एलोकेट होंगे आपको, उनको आप बेटा ऑनेस्टली अपने आप सॉल्व करके ना मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे। आपके फायदे की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स भी आपका फायदा सोच रहे हैं, टीचर भी आपका फायदा सोच रहे हैं, तो कर लीजिए बेटा, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। एंड लास्टली, जितने टेस्ट होंगे बेटा, नॉट ओनली दिस चैप्टर, ऑल अदर चैप्टर्स ऑल्सो, नॉट ओनली फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, सभी टेस्ट दीजिए होल हार्टेडली, प्रॉपरली तैयारी करने के बाद। उसके बाद ढूंढिए अपने ग्रे एरियाज कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे गलती होती है, कौन कौन से आपका शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन पे फोकस करिए, उनको इम्प्रूव कर लीजिए। तो कोरोना का टाइम है, यानी टीचर आपको नहीं देख पा रहा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आज ऑनेस्टली काम करेगा, आज मतलब इस एरा में, इस ड्यूरेशन में, वो सक्सेसफुल होगा बाद में, उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। तो आपने जो ये पॉइंट्स मैंने बोले हैं आपको, ये प्रॉमिस करिए अपने साथ, और चैट बॉक्स में लिखिए माई प्रॉमिस, आगे नाम लिखिए अपना, जैसे हर्षप्रीत लिखेगा माई प्रॉमिस हर्षप्रीत। ये आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी आज की कि आपने ये लेक्चर लगाया है, चैट बॉक्स में लिखना है। चलिए, तो अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं बेटा। तो टॉपिक है कोलिजन। फिजिक्स में कोलिजन हम कब कहते हैं हो गई है? देखो, रूटीन लाइफ वाला कोलिजन नहीं है। रूटीन लाइफ में देखते हैं हम, एक भाई कार एक ट्रक से टकरा गई, इतने लोग ये जख्मी हो गए, कार का चूरा चूरा हो गया, हमें कोलिजन लगता है कि वो कोलिजन है, शायद ऐसा नहीं है। हाँ, उसको भी कोलिजन कहते हैं, नो डाउट, लेकिन कोलिजन का डेफिनेशन फिजिक्स में है कि अगर दो मासेस आपस में कोलाइड करती हैं तो उस केस में उनका मोमेंटम आपस में एक्सचेंज हो सकता है, उनका मोशन में चेंजेस आ सकते हैं। वो कांटेक्ट के से भी हो सकता है और बिना कांटेक्ट के भी हो सकता है। ये मासेस जैसे इन कांटेक्ट आई और इनका कोलिजन हो गया। हाँ, ये अच्छा कोलिजन है, नो डाउट। इस कोलिजन में सो कॉल्ड नुकसान नहीं हुआ, कार का चूरा चूरा नहीं हुआ। तो कोलिजन से पहले ये दोनों मास ऐसे मूव कर रहे थे और दोनों कांटेक्ट में आए, और फिर बाद में कुछ नई वेलोसिटी के साथ, दिस इज v ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ a, i मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये b की इनिशियल वेलोसिटी थी,
कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ए लेफ्ट को जाना शुरू हो गया, ए का फाइनल वेलोसिटी, और बी राइट को जाना शुरू हो गया, ये बी की फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो ये तो कोलिजन हो गई जिसमें कांटेक्ट बना, लेकिन ऐसा कोलिजन भी होता है जिसमें कांटेक्ट बनता ही नहीं है। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड का न्यूक्लियस था सेंटर पे, याद आया आपको? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव जब न्यूक्लियस के पास आया, पॉजिटिव के पास, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया रिपेल, और ये बिना कांटेक्ट के ही मुड़ गया इधर को। तो सोचिए, अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता फिर तो ये अल्फा पार्टिकल सीधा जाने वाला था ना। अगर ये मास बीच में नहीं आती तो ये मास सीधी जा रही थी ना। इसके बीच में आने के कारण इसका बेटा रास्ता, मोशन चेंज हुआ। तो यहां भी इस न्यूक्लियस के बीच में आने के कारण अल्फा पार्टिकल का रास्ता बदल गया, चेंज हो गया, मोशन में चेंज आया। तो ये भी कोलिजन है। तो कोलिजन फिजिक्स में डजंट मीन के फिजिकल कांटेक्ट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दूर से भी हो जाती है। तो डेफिनेशन नोट करेंगे आप, पॉज कर लेना इसके बाद वीडियो को। अ कोलिजन इज एन इवेंट इन विच टू और मोर बॉडीज, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, हम वैसे दो ही डिस्कस करेंगे, एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। इसने कुछ फोर्स लगाया इस पे, इसने कुछ फोर्स लगाया इस पे, एक्शन रिएक्शन बेसिकली। और वो फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि ये दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आई। नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है, दूर से भी लग सकता है फोर्स। और ये बड़े थोड़े से टाइम के लिए फोर्स लगता है बेटा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिसके कारण इन बॉडीज का नाम मोशन गेट्स अफेक्टेड, उनके मोशन में चेंज आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कोलिजन कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, कोलिजन एक इवेंट है जिसमें टू और मोर बॉडीज, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगी। वो फोर्स कांटेक्ट से भी हो सकता है, वो फोर्स डिस्टेंस से भी लग सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जब बेटा प्लेन ऊपर उड़ रहा होता है तो प्लेन को ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे खींचता है, राइट? तो फोर्स दूर से भी लग सकता है, तो कांटेक्ट से लगे या नॉन कांटेक्ट से लगे, लेकिन अगर मोशन में चेंज आ गया उस फोर्स के कारण, तो फिर हम कहेंगे कोलिजन हैज टेकन प्लेस। चलिए डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब कोलिजन को हम कि जो बॉडीज मूव कर रही हैं, मोशन में है, उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, उसके बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेसिस पे। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, दो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के अलोंग चल रहे थे, ये मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी। दो ऑब्जेक्ट का जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम है, एंड आफ्टर द कोलिजन भी लाइन ऑफ मोशन वही रहता है जो पहले था। हाँ, ये हो सकता है इसकी वेलोसिटी लेफ्ट को हो, बाद में राइट में बन जाए, लेकिन रहेगा इसी लाइन के अलोंग। इस तरह की कोलिजन को, जैसे हमने बेटा काइनेमेटिक्स शुरू किया था ना, काइनेमेटिक्स में वी डिस्कस्ड वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल जो स्ट्रेट लाइन में होती है, एक ही लाइन के अलोंग चलता है पार्टिकल, तो इस कोलिजन का नाम भी है वन डायमेंशनल कोलिजन। एक अब आपके राइट हैंड साइड पे देखिए बेटा, इनका आफ्टर कोलिजन मोशन का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, दो डायरेक्शंस हो गई। दो डायरेक्शंस होगी तो इसको बोलेंगे हम टू डायमेंशनल कोलिजन। तो डेफिनेशंस आर, इफ वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दे रिमेन अलोंग सेम लाइन, एक ही लाइन के लॉन्ग अगर रहती हैं वेलोसिटीज, पहले भी बाद में भी, उस केस में वी विल कॉल देम टू बी वन डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल कोलिजन में कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट लाइन के अलोंग होंगी, उस केस में नाम देंगे टू डायमेंशनल कोलिजन। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा किसी और दिन। अभी आज का हमारा जो डे है वो वन डायमेंशनल कोलिजन का है। चलिए, अब ये तो हो गया डायरेक्शन के बेसिस पे। इसके अलावा सभी कोलिजन्स में ना, सभी कोलिजन्स में टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी मोमेंटम m इंटू वी दोनों मासेस का बिफोर कोलिजन, और बाद में एम वी दोनों का आफ्टर कोलिजन टोटल करेंगे, सेम आएगा। और जैसा आप जानते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, वो हर सिचुएशन में
होल्ड करता है, तो टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, साउंड, लाइट, कुछ भी हो सकता है, ये सभी एनर्जीज का टोटल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये भी सेम रहेगा। तो टोटल एनर्जी भी हर कोलिजन में कंजर्व रहती है। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए बेटा पैरामीटर नहीं है, क्योंकि टोटल मोमेंट में सभी में कंजर्व होना है, टोटल एनर्जी सभी में कंजर्व होनी है। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि एक बॉल को अगर हम 40 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो 40 मीटर हाइट से जब ड्रॉप करेंगे ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा 40 मीटर हाइट पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी बॉटम पे जाके ना, पहले पोटेंशियल थी, वो सारी काइनेटिक में चेंज हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड के साथ कोलिजन होगा तो आवाज़ भी आएगी, कुछ एनर्जी साउंड में चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होगा, थोड़ी हीट में चली जाएगी, और अगर मार्बल्स हैं तो फिर लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, तो कुछ एनर्जी लाइट में चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट, साउंड और लाइट में चला गया, यानी कि जब ये वापस बाउंस बैक करती है ना बॉल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले जितनी नहीं थी, तो कम काइनेटिक एनर्जी से ऊपर उठेगी तो हाइट कम आएगी। तो इस तरह की कोलिजन में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ। बेटा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मान लो थी 40 जूल, आफ्टर द कोलिजन बेटा रहेगी मान लो 20 जूल, तो ये दोबारा सेम हाइट पे नहीं आ पाएगी। जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी तब कंजर्व होगी, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना अल्फा पार्टिकल वाला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या था कि अल्फा पार्टिकल ने फिजिकली कांटेक्ट में आना ही नहीं है इसके। जब कांटेक्ट में नहीं आए तो ना तो साउंड बनेगी बेटा, आवाज़ थोड़ी आएगी, फिर आवाज़ तो टकराने पे आएगी। अगर फिजिकल कांटेक्ट बनेगा तो आवाज़ आएगी टकराने पे, तो टकराए है नहीं बेटा, फिजिकली तो कांटेक्ट बना नहीं, तो साउंड नहीं आनी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी ना अल्फा पार्टिकल की, उतनी ही बाद में भी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया। तो इस तरह की कोलिजन्स के लिए नाम है इलास्टिक कोलिजन्स। चलिए, तो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें कोलिजन्स को काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, टोटल मोमेंटम सब में कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी भी सब में कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन डिस्कस करना है तो कोलिजन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे ना काइनेटिक भी डाल देना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये ऐड कर देना यहाँ पे, मेरा लिखने को रह गया था जिस टाइम प्रेजेंटेशन तैयार हुई। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कोलिजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला वो जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। जैसा भी बता रहा था ना आपको अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में कोलिजन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना, कांटेक्ट नहीं बना, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में, साउंड में, लाइट में नहीं चेंज होगी। सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। ऐसे कोलिजन को नाम देंगे इलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन जिनमें आवाज आ गई, साउंड बन गई, हीट बन गई, स्पार्क बन गया, कुछ लाइट निकली, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो जैसा आप देखते हैं ना कि बॉल बाउंस बैक करती है फ्लोर पे, वो एग्जाम्पल है इन इलास्टिक कोलिजन का। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ने डिक्रीज हो जाना है, और बॉल जो है वो दोबारा मान लो 40 मीटर हाइट से छोड़ी थी ना, तो वो अगले बार 30 मीटर, फिर मे बी 21 मीटर, ऐसे ये कम होती जाएगी। आपने देखा सभी ने ये करके कि बॉल की हाइट धीरे 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 कम होती रहती है ना। तो उन कोलिजन्स को बोलना है इन इलास्टिक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एक है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो होती है, बट इसमें जो कोलाइडिंग बॉडीज है ना वो जुड़ जाती हैं आपस में, दे स्टिक टुगेदर। मान लो एक ट्रक के ऊपर आपने च्युइंग गम फेंक दिया बेटा,
ट्रक के ऊपर च्यूइंग गम फेंक दिया, ट्रक जा रहा था उसके ऊपर आपने च्यूइंग गम थ्रो कर दिया, तो च्यूइंग गम और ट्रक आपस में जुड़ गए, तो ये जो कोलिजन है, या जो मम्मा जब खाना बनाते हैं ना बेटा, चपाती बनाते हैं, तो चपाती बनाने के लिए पहले डो का पीस लेंगे थोड़ा सा, उस पीस को फिर हाथ पे रोल करते हैं, और वो हाथ पे रोल करते करते बेटा उसको एक स्फीयर में चेंज कर लेते हैं। अगर ये बेटा डो गिर जाए, अगर ये बॉल गिर जाए, क्या ये बॉल बाउंस करेगी? चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं करेगी, है ना, करनी भी नहीं चाहिए बेटा। अगर बॉल बाउंस कर गई जो आटे की बनाई हुई थी, फिर मम्मा चपाती थोड़ी बनाएंगे बेटा, फिर तो गेम खेलेंगे वो। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ने बोला कि ये बाउंस नहीं करता, यानी ये ग्राउंड के साथ ही जुड़ जाता है ना। तो जब कोलाइडिंग बॉडीज यानी कि फ्लोर और ये डो का जो बॉल था, अगर ये चिपक गए, आपस में जुड़ गए, स्टिक टुगेदर हो गए, तो नाम देना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अब लास्ट है बेटा सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी बच्चों को लगता है शायद क्रेजी बॉल होगा। क्रेजी बॉल इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्रेजी बॉल इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्रेजी बॉल को अगर मैं बेटा 40 मीटर हाइट से छोड़ूँ ना, तो वो बाउंस बैक होके 40 मीटर पे थोड़ी जाती है, कम पे जाती है। अगली बार और कम जाएगी, फिर और कम जाएगी, ज़्यादा ऊपर नहीं उठती बेटा। थ्रो नहीं करना, सिर्फ छोड़ना है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप। तो क्रेजी बॉल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? मान लो बेटा जो बुलेट है ना अपनी, बुलेट के अंदर बड़ा होता है एक्सप्लोसिव। बुलेट के अंदर एक्सप्लोसिव बड़ा होता है। तो अगर ये बुलेट हाथ से छूट जाए और एक्सप्लोसिव का कंबस्शन शुरू हो जाए, तो बुलेट जितनी हाइट से बेटा छोड़ी थी फ्लोर पे ना, उतनी हाइट पे थोड़ी जाएगी, ये तो बहुत बहुत ऊपर जाएगी बेटा। और फिर 3-4 सेकंड के बाद वापस आएगी। यानी छोड़ा तो यहां से था, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ब्लास्ट होने के कारण, कंबस्टन होने के कारण बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जिस हाइट से इसको हमने ड्रॉप किया था उससे कहीं ज़्यादा हाइट पे बुलेट ऊपर चढ़ गई। इस तरह की कोलिजन को बोलना है सुपर इलास्टिक कोलिजन। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट कोलिजन्स के कैटेगरीज। मैंने 2 कैटेगरीज आपको बता दी है। नंबर 1, अगर डायरेक्शन के बेसिस पे आपको कैटेगराइज करना है तो फिर 2 कैटेगरीज हैं, वो है 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन। 1 डायमेंशनल कोलिजन है, 2 डायमेंशनल कोलिजन। 1 डायमेंशनल में मोशन जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का। इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। एंड हमने फिर काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई किया। यहाँ पे मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी लिख देना, मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो कोलिजन इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई इनलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी हो गई और मासेस आपस में जुड़ गई तो परफेक्टली इनलास्टिक। और अगर काइनेटिक एनर्जी पहले से भी ज़्यादा हो गई, जैसे कि बुलेट वाला केस था, तो सुपर इलास्टिक। चलो फटाफट जरा इनको भी नोट डाउन। अब आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको टेबल ड्रॉ करना है। इस टेबल में बेटा चारों कोलिजन्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डाल देने हैं। जो इलास्टिक कोलिजन है, मैंने बताया ना, मोमेंटम तो सब में कंजर्व होना है, टोटल एनर्जी भी सब में कंजर्व होनी है। इलास्टिक कोलिजन तब होती है अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी का टोटल दोनों मासेस का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम आए। अच्छा, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी डेरिवेशन चलेगी उसमें आएगा ये। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है कि दोनों वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन जो बनेगी ना, दो बॉडीज क्लाइड कर रही थी, उनकी फाइनल वेलोसिटीज है v1 एंड v2।
इनिशियल वेलोसिटी थी u1 एंड u2, तो v2 v1 का डिफरेंस जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है हमने, और u1 माइनस u2 का जो डिफरेंस है वो भी रिलेटिव वेलोसिटी है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इस रेशो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मैं अभी प्रूव कर दूंगा, आपके सामने आ ही जाएगा। ई से नोट करना है इसको, स्मॉल ई से। तो ई का वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में 1 होता है। बेटा अगर ये 1 आ गया इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आएंगे। अभी प्रूव करूंगा मैं थोड़ी देर में। दोनों सेम है तभी कैंसिल होकर 1 आएगा ना। इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम होती है। चलिए अब पाथ कैसा रहेगा। मान लो एक बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ ना किसी तरीके से इलास्टिकली कोलाइड करे, तो ये बॉल हर बार सेम हाइट पे जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना। तो जितनी काइनेटिक बनी थी नीचे को आते आते, पहले सारी एनर्जी पोटेंशियल थी ना, मान लो 40 जूल थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक की 40 हो गई। जब ये वापस उठी फिर 40 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, उसने पोटेंशियल में चेंज होना है, तो दोबारा 40 सेम हाइट पे जाके बनेंगे। तो इसको हर बार ना सेम हाइट तक उठना है अगर कोलिजन है इलास्टिक। लेकिन ये बड़ा मतलब आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है। एटॉमिक स्केल पे होता है, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट बता रहा था उसमें होता है। हाँ, रूटीन में ये होता है इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी बताया वो भी कंजर्व होगी, सॉरी टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया आपको ये डिक्रीज हो जाती है, कम हो जानी है। तो फिर ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना बेटा आफ्टर कोलिजन, ये भी कम हो जाती है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, उल्टा बोल दिया, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो इस केस में आंसर आएगा लेस देन 1। और ये आप हर रोज यही करते हैं बेटा, जब बॉल से खेलते हैं, छोड़ी थी यहां से फिर इतनी हाइट पे, फिर और कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। अगर कोलिजन होगी परफेक्टली इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, ये तो सभी में यानी कंजर्व्ड। ये तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि मासेस आपस में ना जुड़ जाती हैं, मासेस स्टिक टुगेदर मतलब v2 और v1 बेटा जब दोनों एक ही चीज बन गए तो दोनों सेम स्पीड से जाएंगे ना, सेम वेलोसिटी से। m1 m2 आपस में जुड़ गए, एक ही पीस बन गया, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी ना। तो v2 और v1 अगर सेम हो गए, कैंसिल होके बेटा न्यूमरेटर में 0 आ गया। 0 बाय एनीथिंग 0 होता है, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वुड बी 0। इसमें बेटा वो बताया था मैंने अभी आपको ना, डो का बॉल तैयार करें और बॉल को छोड़ दें तो नीचे से बेटा बॉल बाउंस बैक थोड़ी होता है, बस वहीं पे रह जाएगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। तो जैसे मैंने बताया मासेस ने इकट्ठे हो जाना, इसमें दे स्टिक टुगेदर। एंड लास्ट वाला सुपर इलास्टिक, ये वैसे हमने सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, डिस्कशन में तो यही आएंगे। चलिए सुपर इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, वो तो सभी में रहना है कंजर्व्ड। इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बुलेट वाला केस इंक्रीजेस, तो फिर ऑब्वियस है न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका डायग्राम ड्रॉ करना आपने, तो आप थोड़ा ऐसे ड्रॉ करेंगे। बुलेट को हमने छोड़ा यहाँ से, नीचे कोलाइड करने के बाद ये बाउंस बैक करती है ज़्यादा हाइट तक। चलो अब क्विकली जरा इस टेबल को भी ड्रॉ कर लीजिए। ये टेबल आपको ना बेटा काफ़ी न्यूमेरिकल्स में, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हेल्प कर देगा। चलिए वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए। अब हम शिफ्ट होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आना है, 5 नंबर का 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी 5 स्टार है, टॉपिक तो 5 स्टार है ही है, टॉपिक तो 5 स्टार है, यानी टॉपिक फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता है। एक क्वेश्चन भी आता है बेटा 5 स्टार क्वेश्चन है एंड फ्रीक्वेंटली इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। कर लोगे वो तो आराम से ना। इलास्टिक कोलिजन्स वो जिनमें काइनेटिक एनर्जी का टोटल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है।
If kinetic energy total before collision and after collision is same, then collision is said to be elastic in nature. अपने आप लिख लेना आंसर इस पार्ट का. इनइलास्टिक के लिए क्या लिखोगे? If total kinetic energy of the colliding bodies after the collision is lesser than that before the collision. मोमेंटम नहीं डिस्कस करना, मोमेंटम सभी में कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी सभी में कंजर्व्ड होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे ही डिस्टिंग्विश करना होता है. दोबारा फिर बोल रहा हूँ, पेपर में इलास्टिक मत लिख देना. पेपर में इन इलास्टिक के लिए एनर्जी नहीं लिखनी, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ यानी कि आफ्टर द कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो कोलिजन इज इन इलास्टिक इन नेचर. चलो डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे, वो नहीं लिखवा रहा हूँ आपको मैं. ये जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, डेराइव एक्सप्रेशंस फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ टू मासेस कोलाइडिंग इलास्टिकली हेड ऑन. बेटा हेड ऑन का मीनिंग जो है वो वन डायमेंशनल ही है. वन डायमेंशनल कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं और टू डायमेंशनल कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं. नोट कर लेना जरा पीछे जो आपने हेडिंग लिखे, वन डायमेंशनल मोशन या हेड ऑन कोलिजन एक ही बात है, टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन सेम चीज है. चलो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया. तो क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन 5 स्टार है और क्वेश्चन का जो वेटेज है एग्जाम में वो भी 5 मार्क्स का आता है. मैंने वैसे फ्रीक्वेंटली आपको बताता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, वेक्टर एडिशन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए. इस चैप्टर में कोलिजन्स का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन आता रहता है फ्रीक्वेंटली. अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कोई बेटा इंटीग्रेशन नहीं है, कोई वेक्टर्स नहीं है, सिंपल टॉपिक है. अब आपने क्या करना है, अब जब इसका आंसर लिखना है ना आपने, तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा और आप अपने आप लिखिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा. आप मेरे से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे. चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं. तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में डिस्कस करना है. पहले डेफिनेशन लिख देना है दोनों का आपने, इलास्टिक और इनलास्टिक का, वो नहीं लिखवा रहा हूँ, वो अपने आप लिख लीजिए. पहले जगह छोड़ दो ना, 2 लाइन छोड़ दो इलास्टिक के लिए, 2 लाइन छोड़ दो इनलास्टिक के लिए, बाद में नोट डाउन कर लेना. अब सीधा सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में जो मासेस थे ना m1 m2, उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होने वाली है ये निकालना है हमें. तो आप एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी थी u1, m2 की वेलोसिटी थी u2. बना दिया. अब इसी के राइट हैंड साइड में ये दोनों मासेस जब कोलाइड कर रहे थे तब इकट्ठे हो गए ड्यूरिंग कोलिजन. आफ्टर कोलिजन ये वेक्टर थोड़ा छोटा दिखाना बेटा. बिफोर कोलिजन जो है इंसिडेंट मास की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अभी समझाऊंगा बाद में आपको, और बाद में इसकी स्पीड कम हो जाती है. टारगेट मास की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है. चलिए डायग्राम बन गया पूरा आपका. अब हमें इक्वेशंस लिखनी है. तो डिपेंड्स के कई टीचर ना वो बोलते हैं अभी लिखो मास m1 की वेलोसिटी u1 थी, m2 की u2 थी. लिख दिया वैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में. फिर भी कई बोलते हैं कि सेंटेंस नहीं लिखे आपने, नंबर काट दूंगा मैं. तो लिख देना लेट मास m1 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 कोलाइड्स इलास्टिकली विद मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2 हेड ऑन. हेड ऑन मतलब वन डायमेंशनल, where u1 was greater than u2. आफ्टर कोलिजन v1 v2 उनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं. दो ऑब्जेक्ट्स जो कोलाइड कर रहे हैं ना, वो कोलिजन के बाद बेटा पहले तो पास पास आ रहे होते हैं, फिर टक्कर लगने के बाद बेटा खुल जाते हैं. तो खुलेंगे तब अगर इसका वेलोसिटी v2 v1 से ज़्यादा होगा, नहीं तो बेटा दोबारा फिर टक्कर मारेगा. ये मान लो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, कोलिजन एक ही बार होता है ना बेटा, ये थोड़ा कि इसको टक 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 मारता ही रहेगा बेटा, एक ही बार होगा. तो कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1, फिर खुलना शुरू हो जाएंगे ये, और m2 की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी पहले से. इसके बाद इनमें गैप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. चलिए ये जो ऊपर के मैंने लाइंस लिखे हैं ना 3, वो अपना टीचर देखिए स्कूल वाला कि क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो बोले कि छोड़ो परे क्यों लिखना है, सीधा इक्वेशंस अप्लाई करो.
चलिए, अच्छा ये नोट डाउन कर लो वैसे आप अपने रेफरेंस के लिए। अब मैं ये जो डायग्राम है आपके सामने रहेगा अभी, क्योंकि डायग्राम मुझे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में डायग्राम इज ऑलरेडी देयर, यू नीड नॉट ड्रॉ इट अगेन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ था पहले ही। अब इसके आगे शुरू करना है हमने। तो क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है। और दूसरा कोलिजन कोई भी हो, देखो हमें दो अननोन निकालने हैं V1 एंड V2। दो अननोन निकालने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए। पता है मैथ्स में किया है हमने कई बार। दो अननोन निकालने के लिए वी रिक्वायर टू इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन अपनी आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि सभी कोलिजन्स में टोटल मोमेंटम तो कंजर्व ही रहना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इधर मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 इंटू v2, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो आप लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करो, जो m1 वाली टर्म्स है ना उनको एक साइड में कर लो बेटा, इसको इधर ले आओ और m2 एक साइड पे कर दो जरा अपने आप अपने आप लिख लो ना स्टेप को। जिसमें m1 लगा है उनको लेफ्ट पे, जिसमें m2 है उनको राइट पे। इक्वेशन अपने आप बनाओ। ठीक है, देखिए आपकी मैच हो रही है इक्वेशन मेरे से। मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया इसको। अब हाँ जी, m1 कॉमन ले लो, m2 कॉमन ले लो। ओके, अब एक तो हो गया बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम सभी कोलिजन में कंजर्व होता है। हमारा कोलिजन है इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन में चैट बॉक्स में लिखिए। एक और चीज कंजर्व होगी, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, गुड। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है हाफ mv²। अब अगली इक्वेशन अपने आप लिखो, हाफ m1 u1² प्लस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखिए अपने आप लिखिए बेटा। काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है क्योंकि कोलिजन जो है वो इलास्टिक नेचर की है। तो आप इक्वेशन लिखिए, मैंने खाली जगह छोड़ दी है। आप काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की पहले इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की बाद में लिख दिया। चलो मैच करो, ठीक है सभी का ऐसे ही है। आपने मेरे से आगे चलना है, आपने पहले लिखना, मैं बाद में लिखूंगा। अब हाफ 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 करिए कैंसिल, लिखते जाइए साथ साथ में। हाफ 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 कैंसिल कर दिया। ऊपर वाला स्टेप फिर से लेना, यही वाला m1 एक साइड पे करो, m2 एक साइड पे करो, यही स्टेप फिर से लेना है। ऐसा स्टेप लेना, पहले हाफ 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 कैंसिल कर लो। अब m1 v1² को लेफ्ट पे ले आओ, m1 कॉमन, और m2 u2² को राइट पे ले जाओ और m2 ले लो कॉमन। लिखिए आपने इक्वेशन, लिख ली। चलो देखो अब मेरे से मैच हो रही है। m1 कॉमन, m2 कॉमन, ये दो इक्वेशंस हैं। यहीं से हमने बेटा v1 और v2 निकालने हैं। चलो अब अगला जो स्टेप है, पेपर में बेटा स्टेप्स ही याद करके जाने होते हैं। मैं तो बेटा आपको सिंपली गाइड करूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद कर लो कि मोमेंटम इक्वेशन लिखी थी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी याद कर लो, इक्वेशन लिखी थी। अब इक्वेशन लिखने के बाद क्या आया वो थोड़ा सा खुद से अब मैनेज कर लेंगे। इतना तो पता लग जाएगा ना, हाफ 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 कैंसिल करना है, m1 एक साइड पे करना है, m2 एक साइड पे करना है। चलो जैसा आपने मुझसे प्रॉमिस किया, आप इसको एक बार अपने आप फिर से लिख के देखोगे, लर्न करके इसको। चलिए अच्छा, अब यहाँ तक खत्म हुआ काम। अब हमें ना इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करिए, अपने आप करिए बेटा, मेरी तरफ मत देखिए, अपने आप करके देखिए क्या आता है। इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है बाय इक्वेशन 2। करते जाइए साथ साथ में। हाँ जी, डिवाइड किया, m1 कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया। अब जो अगला स्टेप है वो काफ़ी बच्चों को पता लग गया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट जरा।
इसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कौन सी? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला स्टेप समझ गए होंगे बच्चे क्या करना है? समझ गए है ना? कैंसिल करना है। चलो ठीक है, कैंसिल करो। u1 माइनस वी1 ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी, कैंसिल कर दिया। बचा u1 प्लस वी1, इधर बचा v2 प्लस u2। समझ आ गया यहाँ तक? अब मैं आपको बता रहा था ना रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से दूसरे की माइनस करो। अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। इसको u2 को लेफ्ट पे लिख रहा हूँ और v1 को राइट पे लिख रहा हूँ। u1 माइनस u2 इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यानी जो मास 1 था ना, वो मास 2 के पास कितनी स्पीड से आ रहा था, u1 माइनस u2। और v2 माइनस v1 इसलिए लिखा गया, मैंने बताया था कि टारगेट मास की स्पीड बाद में ज़्यादा हो जाएगी, बताया शुरू में ना, v2 का वैल्यू बढ़ जाएगा, v1 का कम रह जाएगा। तो v2 माइनस v1 ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो कई बार तो एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है, कई टीचर डालते हैं कि सिर्फ ये प्रूव कर दो कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम है। कई बार इतना ही क्वेश्चन डाल देते हैं, तो यहाँ पे ला के ख़त्म कर देना। अब मैं आपको साथ में ये बता रहा था कि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ई का वैल्यू अभी लिखा था ना हमने, तो अब मैं वो आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ई कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो था इक्वल टू v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इस रेशो को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो टेबल बनाया था वहाँ पे लिखा हमने। अब देखो इस कोलिजन में, अब इसको ऐड भी कर देना आप साथ में, जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में ना ये दोनों इक्वल आ गए, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो अभी प्रूव कर दिया देखो हमने। इलास्टिक कोलिजन में कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 आता है। चलो ये भी ऐड कर दो बेटा, ये इसको भी ऐड कर दो साथ में, क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं था, पर क्योंकि कॉफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें बेसिकली v1 और v2 निकालने थे, है ना। चलिए, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसको यूज करेंगे साथ में। अगर मैं u2 को राइट पे ट्रांसफर कर दूं, गलत हो गया, v1 को लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दूं, यहां से v2 का वैल्यू आ जाएगा v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इक्वेशन नंबर 4 से हमने v2 का वैल्यू लिख दिया बेटा, u1 माइनस u2 प्लस v1। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पास जो है ना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारी इजी इक्वेशन है, उसमें स्क्वायर नहीं है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें v1 निकालना है, तो एक था ना मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यानी v2 को हटा दो बीच में से ना, उसकी जगह v1 की फॉर्म में कुछ वैल्यू पुट कर दो। चलो अब ये स्टेप मैंने आपको समझा दिया। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 से v2 का वैल्यू निकाला, इक्वेशन 1 में v2 की जगह v1 प्लस u1 माइनस u2 पुट कर दिया। अब एक काम करो, पहले तो ब्रैकेट खोलो ये वाला, सभी के साथ m2 लगा दो जरा फटाफट, अपने आप लिखो, सभी के साथ m2 लगा दो, नेक्स्ट लाइन में कर दिया। ओके, अब मुझे v1 निकालना है ना, देखो जरा, तो m1 v1 एक, m2 v1 एक, इनको तो यहीं छोड़ दो बेटा, क्योंकि v1 निकलना है ना, जो चीज़ निकालनी है अननोन जो है उसको एक साइड में रखेंगे, और ये बाकी का सामान जो है ना सामान यानी टर्म्स, इनको लेफ्ट पे ले जाओ बेटा, ले जाओ फटाफट, ये दो टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाओ और इधर v1 कॉमन ले लो, चेक करो बेटा यही आया आपका, मैच कर गया। अब देखो m2 u2 दो बार आ गया ना, m2 u2 एक पहले था, एक और आ गया, डबल कर लो इसको, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा,
निकलेगा u1। लिखो जरा इसको 2m2u2, इसका u1 कॉमन निकाल दो। नेक्स्ट लाइन आएगी, देखो जी मैच हो गया मेरे से। बस अब लास्ट स्टेप बेटा, हमें v1 निकालना है ना, और ये हमें तंग कर रहा है, ये नहीं चाहिए ना साथ में। तो किससे डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, ताकि ये हट जाए यहां से। चैट बॉक्स में लिख दिया काफी बच्चों ने, यस m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। डिवाइड करोगे बेटा, यहां पे सिर्फ v1 बचेगा, v1 ही तो निकालना था। तो v1 आ गया इक्वल टू m1 माइनस m2, चेक करो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, और इधर क्या आया 2m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये वाला बेटा हट जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ v1। ठीक है, चलो v1 का वैल्यू आ गया ना। v2 निकालना नहीं है, लिखना है सिर्फ सिमिलरली लिखना बस। अच्छा कैसे आएगा, अब कैसे लिखोगे, देखो आपने क्या करना है, एक गाना था ना वो 1 2 का 4 4 2 का 1, वही करना है 1 2 का 4 4 2 का 1। बस गाना याद रखना, आंसर आ जाएगा, इतना इजी। 1 2 1 को बना दिया 2, चेक करो मैं धीरे धीरे करके दे रहा हूं आपको बेटा। जहां 1 था वहां पे 2 कर दिया, जहां 1 था वहां 2 कर दिया, जहां 2 था वहां 1 कर दिया। ये पूरा टर्म मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पे क्यों लिख रहा हूं वो भी समझा दूंगा अभी। ये पूरा टर्म 1 को 2 बनाओ, 2 को 1 बनाओ, यहां लिखो। और ये वाला पूरा टर्म 2 की जगह 1, 2 की जगह 1, 1 का जगह 2, 2 की जगह 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। m2 प्लस m1 चाहिए आपको, क्यों चाहिए, m1 प्लस m2, m2 प्लस m1 एक ही बात तो है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने v2 जब निकालना है, इसी इक्वेशन में 1 की जगह 2, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करते जाना है, और आपके पास v2 का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता मुश्किल लगा होगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है, सिर्फ 2 लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 इक्वेशंस लिखी, दोबारा फिर बता देता हूं सारे एक बार। मोमेंटम का इक्वेशन लिखा, m1 वाली टर्म्स एक साइड पे ले गए, m2 एक साइड पे कर दिया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराई, हाफ mu1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर, इधर भी सेम, फाइनल वेलोसिटीज का स्क्वायर, हाफ 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 कैंसल, m1 फिर से एक साइड में, m2 एक साइड में। ठीक, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे m1 m2 कैंसल आउट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इधर भी लगा दिया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो अपने पास इक्वेशन आ गई u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। यहाँ से मैंने कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन आपको समझा दिया, u1 के साथ u2 जोड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इधर v1 ले आओ, इसको हमने दिया नंबर 4। ये इक्वेशन शो कर रही है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम है। ठीक, ओके, या उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कह देते हैं कई बार, पास आने की स्पीड, और बाद वाले रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कह देते हैं, या वेलोसिटी ऑफ रिसेशन भी कह देते हैं। 3 नाम है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, दूर होने का स्पीड, वो भी बोल देते हैं। चलिए, कई बार क्वेश्चन यहीं तक आएगा, तो फिर इतना काम खत्म करके कर देना। अब v2 का वैल्यू, v1 को इधर ले जाओ, वो पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 4 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 जिसे मोमेंटम था ना, v2 का वैल्यू डाल दिया, ब्रैकेट खोल दिया, v1 एक साइड में रखें, और ये टर्म्स हमने लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दी। v1 लिया कॉमन, m2u2 2 बार था, डबल कर दिया, इनका u1 कॉमन निकाला, m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, सो सिंपल, और आंसर आ गया। और v2 जब निकालना है तो आपने 1 को 2,
2 को 1, 1 को 2, इसको मत कर देना कहीं, ये 2 तो 2 रहेगा। जो ये सफिक्स है जो नीचे पैर में लगे हुए हैं उनको बेटा इंटरचेंज कर दो, काम खत्म। चलिए अब डेरिवेशन तो यहीं तक आती है बेटा, जो 5 में ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा था ना आपको, वो आपने यहाँ पे लाके क्लोज कर देना। पर इसके अभी और भी काफ़ी स्पेशल केसेस वगैरह हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट के क्वेश्चंस, उन सब में हेल्प करें। कोलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए डेरिवेशन यहाँ तक होगी, बस आप यहाँ पे लाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वो जो 2 डेफिनेशन थी इलास्टिक और इलास्टिक की, वो करके आपने ये पूरा सॉल्व करना है। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा सभी बच्चों ने साथ साथ में। अब स्पेशल केसेस क्या है, तो मैंने अभी अभी ना जो 2 रिजल्ट आए ना V1 और V2 के 5 और 6 इक्वेशन, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आपके पास भी नोटबुक पे है अभी, राइट। इसमें पहला केस है कि अगर M1 और M2 इक्वल मास के हो जाए, M each, M1 का मास सेम, M2 का मास सेम। अभी आपको मैंने दिखाया ना वो जिसमें काफ़ी सारे 5 बॉल थे, जिसमें वो सभी बॉल सेम मास के थे, उसमें यही स्पेशल केस लगेगा। अगर मासेस इक्वल हो गई, इक्वल मासेस वाले केस में M1 को, M2 को, सबको M पुट कर दो। देखो जरा ध्यान से क्या आ रहा है बेटा, 1 2 हटा दो, सभी को M कर दो बेटा। M माइनस M 0 आएगा ना, ये तो खत्म है ना। इधर ऊपर भी 2M और नीचे भी 2M, 2M से 2M कैंसिल करेंगे तो U2 आ जाएगा। V1 इक्वल टू U2, जो सेकंड मास की शुरू में वेलोसिटी थी वो फर्स्ट मास की वेलोसिटी बन जाएगी। इसी तरह V2 आएगा इक्वल टू U1, जो फर्स्ट मास की वेलोसिटी थी वो सारी मास 2 को मिल जाएगी, M2 को। यानी वेलोसिटीज का सो कॉल्ड एक्सचेंज ऑफर हो गया, जैसे लिखा होता ना एलांटे मॉल में एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। जो वेलोसिटी 1 की थी वो अब 2 की बन गई, और जो वेलोसिटी 2 की थी वो 1 की हो गई। तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। चलिए नोट डाउन भी करना साथ साथ में। ये मैंने आपको अब वीडियो एक दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं। अब देखते हैं अगर 2 ही बॉल्स हो सिर्फ, तो मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ता हूँ, मासेज इक्वल है, तो इसकी वेलोसिटी सारी जो है वो इस बॉल को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी थी 0 जो कि बॉल नंबर 1 को ट्रांसफ़र हो जाएगी। 2 वही वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी जो 1 की थी, और 1 आ जाएगा रेस्ट पे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसको मिलने वाली है। यानी अगर मासेज इक्वल साइज की होंगी तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। वो करके दिखा रहा हूँ इक्वल मासेज वाला केस। चलिए देख लिया आपने फिर वीडियो में, जो मास खड़ा था पहले स्टेशनरी था, और ऊपर से एक मास आया नंबर 2, उसने सारा अपना मोमेंटम, सारी एनर्जी ना 1 को ट्रांसफर कर दी। 2 ऊपर से आया नीचे की तरफ, सारी एनर्जी 1 को मिल गई, और 2 जो है वो रुक गया, 1 आगे निकल गया। दैट मीन्स वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई, और जब ये इधर से वापस आया 1 वाला, फिर दोबारा मासेज सेम थे, मासेज इक्वल थे, तो जो वेलोसिटी 1 की थी वो सारी वापस 2 को मिल गई, फिर 2 ऊपर उठ गया, एंड सो ऑन। ओके, सो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी अगर मासेज इक्वल है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस है बेटा स्पेशल केस, कि अगर टारगेट मास जो है वो रेस्ट पे हो। ये पुरानी इक्वेशन है, मैंने नया नहीं लिखा अभी कुछ ही, वही सेम 5 और 6। थोड़ा इसको देखूंगा कि यहाँ पे क्या बनता है। अगर टारगेट मास रेस्ट पे हो, यानी सामने वाला मास रुका हुआ हो, तो फिर U2 का वैल्यू 0 आएगा बेटा। U2 का वैल्यू 0 होगा, इसको भी 0 पुट कर दो, इसको भी 0 पुट कर दो, तो अपने पास V1 और V2 का फॉर्मूला इतने रहेगा ना बेटा। फिर वही लिख रहा हूं, वही लिखा मैंने। उस केस में V1 का फॉर्मूला रहेगा M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1, और V2 हो जाएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। डन।
चलिए, तो सिमिलरली V2 का वैल्यू भी डाल दिया हमने। अब इसमें मैंने 3 अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं, 3 सिचुएशन, और तीनों का आपको वीडियो भी दिखाऊंगा साथ में कि कैसे हो रहा है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में भी ट्रू है। ओके, तो एक तो टारगेट मास अगर रेस्ट पे है, तो अगर मासेस इक्वल भी होगी साथ में, m1 इक्वल टू m2, टारगेट मास रेस्ट पे, और m1 m2 सेम भी हो गए, तो यहां पे अगर मैं m1 m2 को m ईच पुट करूंगा तो ये mm कैंसिल, v1 0, v2 2m अपॉन m प्लस m, ठीक है, इक्वल टू u1 आ जाएगा। v1 इक्वल टू 0 आएगा, v2 इक्वल टू u1 आएगा। मीन्स अगर दो इक्वल मासेस का कोलिजन कराओगे, टारगेट मास b रेस्ट पे है, a मास वेलोसिटी u1 से आई, u2 0 था, लेकिन दोनों का मास सेम है, उस केस में आफ्टर द कोलिजन जो इंसिडेंट मास थी वो रुक जाएगी, v1 का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और v2 इक्वल टू u1 हो जाएगा। इसकी सारी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, ये चल पड़ेगा, ये रुक जाएगा। तो यही आपने आज जो शुरू में आपको मैंने बेटा वीडियो दिखाया कि जब हम ऐसे कई सारे स्फीयर्स को, अब इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ऐसे रखा हुआ था ना बेटा, सभी वो जुड़े हुए तो नहीं थे वो, यानी कोई उनके अंदर कोई ग्लू तो नहीं लगा हुआ था ना, ऐसे लटकाया हुआ था सभी को। तो मैंने जब एक मास लिफ्ट किया तो इस मास का सारा मोमेंटम पहले इसको ट्रांसफर हुआ, फिर वो सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया इसको, क्योंकि इमीडिएटली इससे कोलाइड कर गया ये, और फिर सारा मोमेंटम इसको, फिर सारा इसको, फिर सारी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो गई, और इसके आगे कुछ था नहीं, तो फिर ये ऊपर को उठ गया। एक मास मैंने निकाला तो इधर से एक ही निकला, एंड सो ऑन। तो अब रीजन पता लग गया होगा आपको। हाँ, दो मास उठाएंगे तो बेटा मोमेंटम 2 का होगा, राइट। तो वेलोसिटीज जो है वो आगे 2 मासेस को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो 2 मास बाहर आते हैं। 3 खींचेंगे तो 3 आएंगे। तो अभी मैंने करके दिखाया आपको, दोबारा देख लो एक बार, कोई बात नहीं है, दोबारा कर देता हूं। लेकिन इनका मास सबका सेम है। एक बॉल को उठाएं तो इधर एक ही बॉल बाहर आती है। चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, जिसमें एक ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल बॉल बीयरिंग्स, वो बॉल बीयरिंग की बॉल ही थे अभी आपने जो देखे हैं, बॉल बीयरिंग के बॉल थे वो। तो बॉल बीयरिंग के बॉल्स जो है उनको रखा बेटा 2 और 3 को रखा इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। दे आर हिट बाय अनदर बॉल बीयरिंग ऑफ सेम मास, उसी मास का एक ऑल बॉल बीयरिंग जो है वो आके इनको हिट करता है। तो इसके बाद का जो सिचुएशन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से बेटा कौन सा सिचुएशन इसके बाद क्या होने वाला है उसको डिस्क्राइब करता है। आंसर लिखिए चैट बॉक्स में बेटा, पता लग गया होगा आपको, अभी वीडियो देखा आपने, वही है। बस उसमें बेटा 4 बॉल्स थी, यहाँ पे हमने एक बॉल खींच के छोड़ दी, तो एक बॉल बाहर आ गई और बाकी की 4 वहीं रही। तो कौन सा आंसर हुआ फिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। नहीं बेटा, डी नहीं है, डी नहीं आएगा। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही आंसर दे रहे, डी नहीं आएगा बेटा। तो अभी तो किया हमने, 2 मासेस जो है वो वहीं रह जाएंगी और जो लास्ट वाला पीस है वो बाहर आ जाएगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बच्चों ने बी आंसर दिया, वेरी नाइस। चलिए अब मैं अगला सिचुएशन दिखाता हूं आपको। अगर टारगेट मास जो है वो रेस्ट पे है, टारगेट मास एट रेस्ट, और इक्वेशन हमने निकाल ली। अब अगला सिचुएशन है कि अगर m1 m2 से छोटा हो, पिछली बार बराबर थे दोनों, आपने ये नहीं नोट करना बेटा, अब 2 लिख लिया आपने, इक्वेशन 7 लिख ली थी, इक्वेशन 8 भी लिख ली, सब केसेस लिख रहे हैं।
ए डाल दिया आपने पहले, अब बी से नोट करना शुरू करना है। बी, इफ m1 इज लेस देन m2, यानी जो टारगेट मास है वो बहुत बड़ा हो और इंसिडेंट मास हो बहुत छोटा, उस केस में क्या होगा देखो जरा। m1 का वैल्यू बहुत छोटा सा है, मान लो सामने एक ट्रक है, इधर एक बॉल है, तो बॉल का मास होगा ग्राम में, ट्रक का मास होगा बेटा टन्स में। टन समझते हैं ना, 100 kg 1 क्विंटल, 1000 kg 1 टन। इधर बेटा थाउजेंड्स ऑफ केजी में मास है, यहाँ ग्राम में है, तो बेटा ये ग्राम वाला क्यों लेना, छोड़ो परे, इसको छोड़ दो, निगलेक्ट कर दो। जैसे आप बेटा जेब में बेटा 1 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं, तो अगर एक आपने भिखारी को 10 रुपए दे दिए तो कितना अमाउंट कम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो m1 को छोड़ दो बेटा इन कंपैरिजन विद m2, m2 के कंपैरिजन में यहाँ भी m1 को छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, देखो बेटा बचा -m2, इधर बचा +m2, u1, तो m2 कैंसिल, तो आंसर आया -u1। यानी जितनी वेलोसिटी मास 1 की थी राइट हैंड साइड को पॉजिटिव, उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस आना शुरू हो जाएगा, पीछे को बाउंस करेगा, +u1 राइट हैंड साइड को, -u1 लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये बाउंस बैक करेगा लेफ्ट को सेम वेलोसिटी के साथ। तो ये दिखाया हुआ है बेटा, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये वापस आ रहा है। अभी करके भी दिखाता हूँ बेटा आपको, क्योंकि ट्रक तो नहीं है मेरे पास, नो डाउट, मैं थोड़ा एक बारी चीज लेता हूँ, अभी एक आपको करके दिखाता हूँ बेटा। तो अगर टारगेट मास बहुत बड़ा है, उस केस में V2 की बात कर रहे हैं अब, ट्वाइस, m1 तो बहुत छोटा है ग्राम में, m2 है बेटा टन्स में, लिख के करके देखते हैं। मान लो जो ना m1 है बेटा वो 0.2 ग्राम है, 200 ग्राम की बॉल है लेटर से, 200 ग्राम, उसको आपने फेंका बेटा मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नीचे आपके पास 0.2 तो है ही है मास ऑफ द बॉल, उसके अलावा ट्रक का मास भी है। ट्रक का मास मान लो बेटा है 7 टन, 7000, तो बेटा इसका पॉइंट आओगे नीचे 10 लगाओगे ना, 10 लगा दोगे ना, 10 से 10 कैंसिल। अब 4 को 7000 से डिवाइड करना है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। 4 को 1000 से, कैलकुलेटर है मेरे पास, अभी करके शॉर्टली दे देता हूँ। 4 डिवाइड बाय 1000 करते हैं अगर हम, 7000 सॉरी, 4 डिवाइड बाय 7000, तो बेटा आंसर आ रहा है 0.0, करके देख लेना आप भी, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से 0.00057। बेटा इतनी की वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, छोड़ो परे, इसको 0 लिखो फिर, इट इज नियरली इक्वल टू 0। तो अगर टारगेट मास बहुत बड़ा है इंसिडेंट मास के कंपैरिजन में, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये वहीं पे रहता है। अभी करके दिखाता हूँ। और ये जो मास है, जो इंसिडेंट मास थी, वो बाउंस बैक करती है सेम स्पीड के साथ। चलो आओ, हम ट्रक तो नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, एक बॉल लेते हैं, उस बॉल को मैं एक थोड़े से बड़े मास पे हिट करता हूँ, देखते क्या होता है कि वो बड़ा मास हिलता है कि नहीं हिलता है। तो अब एक स्मॉल मास एक लार्ज मास से कोलाइड करने जा रहा है। लार्ज मास एट रेस्ट और स्मॉल मास इन मोशन। ये लार्ज मास अगर हिला ना, तो मुझे बेटा अपने फैमिली से ना गाली पड़ेगी, क्योंकि ऊपर सामान पूरा टूटने वाला है, ठीक है। तो टूटेगा नहीं, लेकिन वो, क्योंकि लार्ज मास पे जब स्मॉल मास जाके कोलाइड करेगा, तो लार्ज मास ऑलमोस्ट एट रेस्ट रहता है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, थोड़ा बहुत हिल भी सकता है, बट ये बाउंस बैक होगा, जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस भी आएगा। तो जिस स्पीड से जाएगा सेम स्पीड से वापस, जिस स्पीड से गया सेम स्पीड से वापस। लेकिन ये मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। m2 का वैल्यू वेरी लार्ज, m1 का वैल्यू वेरी स्मॉल। तो ये हमारा था सेकेंड स्पेशल केस, जिसमें टारगेट मास रेस्ट पे है और जो इंसिडेंट मास है मोशन में है, लेकिन इंसिडेंट मास इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टारगेट मास। तो टारगेट मास डजंट कम इनटू मोशन। चलिए वीडियो देख लिया आपने,
अब बात करते हैं तीसरा सब केस। 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। मैंने एक बार किया m1 इक्वल टू m2, एक बार मैंने किया m1 लेस देन m2, एक बार अब करूंगा अगर m1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2। इसको भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, चिंता मत करो, प्रैक्टिकली करेंगे इसको भी। m1 अगर यानी कि ट्रक अगर जो है वो रिक्शा से कोलाइड कर जाए, नहीं ट्रक नहीं लेके आऊंगा मैं कुछ और तरह से करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आई विल शो यू सर्टेनली, नो डाउट। ट्रक अगर कोलाइड कर जाए रिक्शा के साथ तो क्या होगा? उस केस में बेटा m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है, तो m2 छोड़ना है आपने इस बार। m2 छोड़ा तो यहां बचा m1, m2 छोड़ा तो यहां बचा m1 कैंसिल, तो v1 का वैल्यू आ गया u1। यानी ट्रक की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर थी ना बिफोर कोलिजन, तो रिक्शा के साथ टकराने के बाद भी वो 60 किलोमीटर पर आवर पे ही चलेगा। बात समझ में आ गई? जितनी वेलोसिटी ट्रक की पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। बेटा फिजिक्स जो है ना ये मतलब समझना तो है ही है, नो डाउट, बट ये प्रैक्टिकल आइटम है। सारी चीज़ें आपके पास ना रूटीन में अवेलेबल है, आप करके देख सकते हो। यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ले लो, न्यूक्लियस है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली अवेलेबल इन योर नेबरहुड। चलिए, तो ट्रक की स्पीड आप जानते हैं, अगर ट्रक बड़ा रिक्शा से टकरा जाए या साइकिल से टकरा जाए, ट्रक को उतनी फर्क पड़ना है कि ट्रक की स्पीड कम हो जाएगी, ट्रक उतनी स्पीड से चलता रहेगा ऑलमोस्ट। हाँ, अब बात आई रिक्शा की, तो रिक्शा का मास बताया मैंने m2 बहुत कम है, m2 को छोड़ दो, m2 को छोड़ दो इन कंपैरिजन विद m1। हाँ, ये वाला m1 तो आएगा, 2m1u1 ओवर m1, m1 से m1 कैंसिल, 2u1। बड़ा खतरनाक आंसर आ गया ना। अगर ट्रक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टकराने पे ट्रक तो अब भी 60 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा, बट रिक्शा 60 का डबल 120 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ेगा बेटा, शताब्दी से भी पहले पहुंच जाएगा दिल्ली। समझ गए? हाँ, अब मैं करके भी दिखाता हूँ, चिंता मत करो, करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखा रहा हूँ बेटा। पूछ रहे सर बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है? होगा, अभी होगा आपके सामने। तो मैं अभी आपके सामने एक बड़ी चीज़ लूँगा, जो कि मेरे पास एक फुटबॉल है, और एक छोटी बॉल लूँगा जो कि एक टेनिस बॉल है। इनका कोलिजन करा के देखते हैं। अभी कर रहा हूँ बेटा, करूँगा। चलिए, तो क्या होगा, जितनी स्पीड बेटा थी फुटबॉल की, उससे डबल स्पीड हो जाएगी टेनिस बॉल की। तो मैं इसको वर्टिकल करके दिखाता हूं आपको। भाई इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऊपर उठनी चाहिए ना। चलो करके देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि एक लार्ज मास जब एक स्मॉल मास से कोलाइड होता है तो क्या होता है। लार्ज मास की वेलोसिटी छोटी मास को कैसे ट्रांसफर होती है। चलिए बेटा, अब हमने ना न्यूमेरिकल्स करने हैं। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन सिमिलर जो है जेई मेंस में आया हुआ है वो डिस्कस कर दूंगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी दूंगा आपको होमवर्क। तो होमवर्क अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन होमवर्क वाले इजी हैं, डिफिकल्ट वाले मैं करके दे रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 कोलाइड्स विद अनदर मास m2 एट रेस्ट इलास्टिकली। अब इलास्टिक कोलिजन नहीं किया हमने। मास m2 अगर रेस्ट पे है तो उसके फॉर्मूले अभी हमने लिखे हैं v1 और v2 के। तो हमें प्रूव करना है कि जो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहले सारी एनर्जी m1 के पास थी, उसका कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट m2 को ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि कोलिजन होने के बाद m2 भी मोशन में आ गया। तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया
तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि जो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी m2 को ट्रांसफ़र हुआ उसका वैल्यू है 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल, क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले कि v1 जो वेलोसिटी है अगर टारगेट मास रेस्ट पे हो तो वो सेकंड टर्म आती नहीं ना u2 वाली, फर्स्ट टर्म ही आएगी सिर्फ, और ये v2 का वैल्यू है। v1 v2 अभी लिखे थे हमने, वही आगे उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। तो जो मास m2 है ना उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 है, तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली? वो होगी हाफ m v2 स्क्वायर। लेकिन पहले सारी एनर्जी जो थी वो मास m1 के पास थी जब उसकी वेलोसिटी थी u1। तो टोटल जो एनर्जी है ना सिस्टम की, जो कि कंजर्व रह रही है नो डाउट, आफ्टर कोलिजन भी इतनी ही रहेगी। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर और m2 की थी 0। तो टोटल एनर्जी अपने पास हाफ m1 u1 स्क्वायर है। उसका कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन m2 को ट्रांसफ़र हो गया, तो m2 की वेलोसिटी बन गई आफ्टर कोलिजन v2। तो हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, इतनी एनर्जी मिल चुकी है m2 को। लेकिन टोटल एनर्जी अपने पास थी हाफ m1 u1 स्क्वायर। जैसे बेटा आपको मान लो 1000 रुपीज़ दिए पेरेंट्स ने ना, तो 1000 में से आपने 700 रुपीज़ ख़त्म कर दिए, यूज़ कर लिए, खर्च कर लिए। तो क्वेश्चन पूछे कितना फ्रैक्शन जो है आप स्पेंड कर चुके हो, एक्सपेंडिचर कितने फ्रैक्शन है? तो बेटा 7/10 बोलेंगे। यानी जो पार्ट निकालना होता है वो ऊपर और टोटल से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन निकल आता है। बस यही करना है बेटा यहाँ भी। तो हमें v2 का स्क्वायर करना है, हाफ हाफ तो कैंसिल कर दो, v2 का स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो 4 टाइम्स m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट। तो अब जरा चेक करो, एक m1 से एक m1 कैंसिल हो जाएगा, 4m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, एक m1 से एक m1 कैंसिल, और ये बन गया बेटा u1 स्क्वायर भी कैंसिल, देखो जरा u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल, एग्रीड, एक m1 कैंसिल हो गया। बस यही आंसर है बेटा, इतना सही क्वेश्चन है। इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसी पे बेस्ड आपका एक होमवर्क भी है। मुश्किल लगा? नहीं, मुश्किल नहीं है। हाफ m v2 स्क्वायर एनर्जी मास m2 को मिल गई, और टोटल एनर्जी जो सारे सिस्टम की थी वो हाफ m1 u1 स्क्वायर थी। तो टोटल एनर्जी का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन m2 को ट्रांसफ़र हुआ, तो जो एनर्जी m2 को मिली ऊपर डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सारी पहले m1 के पास थी जब उसकी वेलोसिटी थी u1, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर डिवाइड किया, v2 का वैल्यू पुट कर दिया। फिजिक्स तो इतना ही है, बाकी मैथमेटिक्स है। v2 का स्क्वायर करने पे क्या आ गया, वो तो मैथ्स में आ गया ना, फिजिक्स थोड़ी बताएगी उसको। तो 4 टाइम्स m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल होता है वो भी मैथमेटिक्स है। बस एंड में बेटा आंसर आ जाएगा, है तो इतना ही है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है एक इसी क्वेश्चन में बेस्ड, आप करेंगे फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ चेंज कर देंगे, लेफ्ट विद m1 के पास कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी का रह गया, ये आप होमवर्क में करके मुझे भेजेंगे। कितनी एनर्जी का फ्रैक्शन ट्रांसफर हो गया m2 को, वो हमने निकाल लिया। कितना फ्रैक्शन m1 के पास बच गया, क्योंकि टोटल तो वही रहना है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन आपके पास मनी का बच गया, तो बेटा 700 खर्च कर दिए, 300 आपके पास बचे हुए अभी भी, 300 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 3/10 ऑफ द टोटल अमाउंट इज लेफ्ट इन द पॉकेट। उस तरह से करना है। चलो, ये सेकंड पार्ट अपने आप सॉल्व करना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और वही क्वेश्चन जो है वो बेटा आपके जेई मेन में भी आ चुका है एक बार, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 कोलाइड्स विद अनदर मास m2 एट रेस्ट, बट इस बार कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी दोनों बॉडीज को कोलिजन के बाद आपस में जुड़ना है, एक ही बॉडी बन जानी है। उस केस में प्रूव करो कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, किया ना हमने,
जो इनलास्टिक कोलिजन होती है या परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, उसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो हमने ये शो करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो इक्वल टू आएगा m1 m2 ओवर 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये प्रूव करना है, ये भी इजी है। हाँ, इसमें अभी जो फॉर्मूले हमने डराइव किए ना इलास्टिक कोलिजन वाले v1 v2, वो नहीं लगेगा, क्योंकि इन कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है। हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व से फॉर्मूले निकाले थे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। हमें ये तो पता है ना कि मोमेंटम सभी कोलिजन्स में कंजर्व होता है। तो हुआ क्या कि पहले m1 चल रहा था वेलोसिटी u1 के साथ, लेकिन दूसरा मास m2 रेस्ट पे था, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो ये हो गया अपना इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए दोनों मास अगर इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, तो दोनों मास जुड़ के बेटा एक ही स्पीड से चलेंगे ना, फिर उनकी वेलोसिटी तो एक ही होगी। तो नई वेलोसिटी जो है अगर v है तो वो m1 की भी है m2 की भी है। तो m1 प्लस m2 इकट्ठा एक ही मास बन गया, और वो टोटल जो पीस बन गया वो वेलोसिटी v से जा रहा है। तो इसको सॉल्व करके v निकाल लेंगे ना हम। देखो जरा, v का वैल्यू निकालना है तो m1 प्लस m2 को इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, तो ये v निकल आया। ये हो गया कि नए सिस्टम की वेलोसिटी जो कंबाइन हो गए, दोनों मासेस इकट्ठे हो गए, उनकी वेलोसिटी कंबाइंड की कॉम्बिनेशन की क्या है। अब मुझे निकालना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन नहीं निकालना, परसेंट नहीं निकालना, सीधा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारी पहले की तरह इसके पास थी, हाफ m u1 स्क्वायर, ठीक। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो टोटल में बड़ा पीस बन गया अब m1 m2 को मिला के, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। बाद में तो सिंगल पीस है ना यही वाला, जिसका मास m1 प्लस m2 हो गया है, जुड़ गए इन दोनों आपस में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास इसका इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर कर देना। अब थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स है और कुछ नहीं है। अब आप क्या करो, इसको स्क्वायर को खोल दो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर है, और ऊपर सिंगल पावर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। एक पावर कैंसिल कर दिया तो नीचे बचा ओनली m1 प्लस m2, ऊपर बचा m1 u1 स्क्वायर। आंसर आने वाला है, सिंपल सही है। हाफ कॉमन निकल आएगा दोनों जगह से, m1 भी कॉमन आ जाएगा, u1 स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। बस कॉमन निकालेंगे और एक स्टेप और है, आंसर आ जाना है। यहां पे बचा 1, यहां से m1 बाहर ले गए, एक m1 तो बचेगा ना, और नीचे बचेगा m1 प्लस m2। इसका एलसीएम ले लो, m1 प्लस m2, समझे। एलसीएम लिया m1 प्लस m2, तो ऊपर आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1। बेटा माइनस m1 से प्लस m1 कैंसिल, चेक करो। तो क्या बचा यहाँ पे m2, तो ऊपर बचा m2, नीचे m1 प्लस m2। सॉल्व कर लो इसको, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए इतना काम। एलसीएम ले लो m1 प्लस m2, ये नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इधर आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1, m1 हो गया कैंसिल, तो बचेगा m2। तो एक m2, एक m1 और एक u1 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 2, और एक m1 प्लस m2। यही तो पूछा था हमसे, यही प्रूव करना था। दोबारा देख लो, कोलिजन परफेक्टली इनलास्टिक है। इनलास्टिक हो, इलास्टिक हो, कुछ भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर दिया, लेकिन इनलास्टिक में मासेस जुड़ जाती हैं आपस में, तो हमने दोनों को इकट्ठा करके एक ही पीस बना दिया। इसकी वेलोसिटी v है, तो v निकाला। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारी जो है वो m1 के पास थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब कितनी एनर्जी कम हो गई, उसमें से इनिशियल में से फाइनल एनर्जी कम कर दो। तो फाइनल एनर्जी सारी जो है वो सिंगल पीस है, अब m1 प्लस m2 मास का हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। बाकी अब मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, थोड़ा सा सॉल्व करो, स्क्वायर खोल दो, एक पावर कैंसिल कर दो, हाफ कॉमन ले लो, m1 कॉमन ले लो, u1 स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर। चेक करो, कैन वी राइट लाइक दिस, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यानी जो इनिशियल एनर्जी थी, सॉरी u1 स्क्वायर आना था, इरेजर लाना पड़ेगा।
u1 स्क्वायर, ओके, u1 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई किया, ध्यान दो जरा बेटा, मल्टीप्लाई किया हमने m2, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक और तरह से, मल्टीप्लाई किया m2 ओवर m1 प्लस m2 से, इतना एनर्जी का लॉस हुआ। और यही क्वेश्चन था बेटा जेई में। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमने अगले क्वेश्चन में यूज कर देना है। इजी क्वेश्चन है बहुत, अगर फॉर्मूला आता है तो बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन अब क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जेक्ट मास m का वेलोसिटी v से जा रहा था और वो एक स्टेशनरी मास कैपिटल M से कोलाइड कर गया, m1 की जगह पे m, m2 की जगह पे कैपिटल M। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एनर्जी का लॉस जो है, जो पॉसिबल हो सकता है, दैट इज गिवन बाय f इंटू हाफ mv स्क्वायर, वेयर f इज स्मॉल m ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अभी मैंने क्या लिखा था, ध्यान दो जरा, आपने नोट भी किया हुआ है। हमने लिखा कि जो एनर्जी का लॉस है वो होगा हाफ m1, m1 को मैंने स्मॉल m डाल दिया, v u1 स्क्वायर, u1 यहाँ पे v दिया था, v स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ था m2 यानी कैपिटल M, m1 यानी स्मॉल m और m2 यानी कैपिटल M। ये फॉर्मूला था। तो ये कह रहा है कि हाफ mv स्क्वायर इंटू समथिंग आएगा f, वो जो समथिंग है वो ये होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल m, स्मॉल m नहीं है, कैपिटल M आना था ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो f के इक्वल नहीं हो सकता, दैट मीन्स आप क्या करो, आप ना, ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम एनर्जी लॉस तब होगा अगर पार्टिकल्स कोलिजन में जुड़ जाते हैं। ये सही बात है मेरा, बिल्कुल, जब कोलिजन जो है परफेक्टली इनलास्टिक होती है ना, उस केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, राइट। तो मतलब जो दोनों मासेस की वेलोसिटी अगर सेम हो गई, दोनों मास अगर जुड़ गए आपस में, उस केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। सो दैट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है बेटा, एक्सप्लेन कहाँ से कर देगी। तो एक ही ऑप्शन अपने पास सही है, सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू वुड हैव एंजॉयड। लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा लाइक प्रेस कर दीजिए। कमेंट्स हैं आपके कुछ तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, और बच्चों को लगता है कि दूसरों के काम का भी है वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।